नमस्कार, देश की बात में हाजिर है और पहले बात अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद की। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में कई जगह प्रदर्शनों का सिलसिला, उसका मिला जुला असर देखने को मिला। सुबह दिल्ली के आसपास एनसीआर इलाके में सड़कों पर जाम देखने को मिला। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हम मैप के जरिए आपको दिखाएंगे। उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में इस बंद का असर देखने को मिला। आज भी 300 से ज्यादा ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद की गई। वहां पर बीजेपी दफ्तरों पर बड़ी सुरक्षा बढ़ाई गई। कांग्रेस की जो पार्टी के नेतागण हैं वो आज कुछ ही देर पहले राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति को और उनके ज्ञापन में कहा गया है कि इस जो ये योजना है इसको वापस लिया जाए। उधर आपको बता दें, ये हम कांग्रेस के दृश्य देख रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार ने अग्निपथ के लिए सेना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके अनुसार जुलाई के शुरू हो जाएगी अग्निपथ की रजिस्ट्रेशन। 8वीं से 12वीं पास लोग कर सकते हैं अप्लाई और अग्निवीरों की 5 तरह की होगी श्रेणियां। किसी भी रेजिमेंट यूनिट में पोस्टिंग संभव है। और आपको ये भी बता दें कि आज कुछ जो उद्योगपति हैं उन्होंने भी इसके पक्ष में ट्वीट किया। जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने लिखा, जो अनुशासन और कौशल अग्निवीरों को मिलेगा उससे उन्हें रोजगार पाने में काफी मदद मिलेगी। महिंद्रा ग्रुप ऐसे प्रशिक्षित और काबिल युवाओं को भर्ती का मौका देने के लिए स्वागत करता है। उधर हर्ष गोयनका ने भी लिखा कि आरपीजी ग्रुप भी अग्निवीरों को नौकरी के मौके का स्वागत करता है और मैं उम्मीद करता हूं कि और कंपनियां भी ऐसी प्रतिज्ञा में हमारे साथ आएंगी और युवाओं के भविष्य को सुनिश्चित करेंगी। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं कन्हैया कुमार, कांग्रेस के युवा नेता हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पास जाऊंगी, लेकिन कन्हैया आपको भी सुना देते हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ ही देर पहले बेंगलुरु में इस योजना को लेकर क्या कहा है, जरा सुना देते हैं। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म्स का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। तो हमारे साथ कन्हैया कुमार मौजूद है। कन्हैया, आपने सुना प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। हम देख रहे हैं देश भर में विरोध प्रदर्शन, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने कहा कि लगेगा शुरुआत में फैसला गलत है, लेकिन ये रिफॉर्म का समय है, क्या कहेंगे उस पर आप? निधि जी, सबसे पहले आपको हमारा नमस्कार। और मैं ये उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी आज देश के युवाओं से ये अपील करेंगे, शांति की अपील करेंगे, ये आश्वासन देंगे कि आप घबराएं नहीं, सरकार आपके लिए अच्छा कर रहा है। लेकिन इस तरह की कोई अपील जिसमें वो नौजवानों से कहें कि आप हिंसा मत कीजिए, सरकारी संपत्ति का या निजी संपत्ति का नुकसान मत कीजिए, ऐसी कोई चीज सुनने को नहीं मिलेगी। दरअसल बात यह है कि पहले ये समस्या खड़ा करते हैं और जब समस्या के ऊपर जनता के द्वारा कोई प्रतिक्रिया आती है तो उस तमाशा को ये बहुत आराम से देखते हैं, वैसे ही जैसे रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। देखिए, ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसका मूल कारण क्या है, इसको हमको समझना पड़ेगा। मैं वो बात करूंगा, उससे पहले मैं देश के सभी नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूं, दोस्त भाई मेरे, यह देश हम सबका है। निजी संपत्ति हो या सार्वजनिक संपत्ति हो, यह देश की संपत्ति है और इसकी रक्षा करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सेना में जाएं। एक नागरिक के तौर पे भी इसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है, यही देशभक्ति है। इसीलिए आपसे आग्रह है कि आप अपनी मांग को उठाएं, बेशक अपने हक के लिए, न्याय के लिए लड़ें, लेकिन गांधी का देश है, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलें, सत्याग्रह करें, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। सवाल ये है कि क्यों ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पहली बात तो ये कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा देश आज बेरोजगारी के भयानक संकट से गुजर रहा है। देश में बेरोजगारी आज सबसे ज्यादा। जहां तक सेना का सवाल है, सेना सिर्फ नौकरी का मसला नहीं, सिर्फ रोजगार का मसला नहीं। सेना में भर्ती होना दरअसल इस देश के एक बड़े युवा वर्ग के लिए गर्व की बात है। उनको लगता है कि हम अपने देश की सेवा करते हुए यदि सर्वोच्च बलिदान देंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। इसके साथ साथ देश की सेवा करने के चलते सरकार जो उनके प्रति अपना दायित्व निभाती है,
उससे उनको जीवन में एक आसरा मिलता है, उनको इस बात का भरोसा मिलता है, उसका मनोबल उनका ऊंचा होता है कि हमारी शहादत के बाद भी या सेना में एक बार अगर हमको सेवा करने का अवसर मिल जाए तो हमारी जिंदगी में जो अन्य परेशानियां हैं वो दूर हो सकती है। ये जो पूरा का पूरा संकट खड़ा हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार यह बात नहीं बता रही है कि जो पुरानी नियमित भर्तियां हैं वो होगी कि नहीं होगी। एक सिंपल सवाल का जवाब आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए, किसी मंत्री की भाषा सुन लीजिए, किसी भाजपा के नेता का स्टेटमेंट सुन लीजिए, एक वो सीधा बात बोलने के लिए तैयार नहीं है कि जो बैकलॉग है, अब तीसरा साल है, 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, वो बैकलॉग कैसे भरे जाएंगे। और नियमित प्रक्रिया के साथ साथ, नियमित भर्ती के साथ साथ ये अग्निपथ योजना चलेगी या नियमित भर्ती को बंद करके ये अग्निपथ योजना चलेगी। उसके चलते ये सारा बखेड़ा जो है वो खड़ा हुआ। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है, वो कह रहे हैं कि हम आर्मी का एवरेज एज घटाना चाहते हैं। सच्चाई ये है साहब कि वो एवरेज एज नहीं, नंबर घटाना चाहते हैं। और नंबर घटाने के चलते जो मुख्य कारण है, उस मुख्य कारण को ये बोल नहीं रहे हैं और कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए इनको 1000 झूठ बोलना पड़ रहा है। कारण ये है कि आज हमारे देश में जो आर्थिक संकट पैदा हुआ है, ये सरकार के खर्च को कम करना चाहते हैं। ऑलरेडी ये सारे सेक्टर में कर रहे हैं, अब ये आर्मी के साथ, देश की सुरक्षा के साथ और लोगों की जो भावना है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं देश के नौजवान। ठीक है कन्हैया, जो आपने ये बात कही कि जो आप सरकार पर आरोप लगा रही कांग्रेस पार्टी, सरकार का यही कहना है। जब हमने कल परसों जिस तरह से उप मुख्यमंत्री हैं बिहार की, उनसे मैंने बात की, हमारे इसी कार्यक्रम में वो थी, उन्होंने कहा कि विपक्ष इस हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, ये जो युवाओं को आग में झोंकने का काम विपक्ष कर रहा है, उस पर आप क्या कहेंगी? क्योंकि वो ये नहीं कह रहे युवा खुद कर रहे हैं, सरकार का ये कहना है कि विपक्ष से हवा दे रहा है, हिंसा को जो आगजनी हो रही है, हमारी सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आप कैसे समझाएंगे इसे? देखिए, सिंपल सी बात है मैडम, इस सच्चाई को स्वीकार करने में बतौर विपक्ष मुझे कोई दिक्कत नहीं। इस देश के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को प्यार दिया, अपना भरोसा दिया, उनको वोट दिया। वो जब जब देश के सामने आए, लोगों ने उनके फैसले को सर आंखों पे बिठाया। वो रात को आए और कहा कि 500 और 1000 का नोट बंद तो बंद। उन्होंने कहा कि नहीं, एक 1 नेशन 1 टैक्स होगा, जीएसटी होगी, तो शुरू हो गया। उन्होंने कहा कोरोना के दौरान कि जनता कर्फ्यू होगा, तो जनता कर्फ्यू हुआ। लोग बत्ती जलाए, बत्ती बुझाए, थाली बजाए, थाली पीटे, कभी भी जो है सरकार के किसी फैसले के खिलाफ कोई हंगामा वो नहीं करते। ये वही नौजवान है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब वो 200 रुपए किलो नींबू खरीद रहे थे तो क्या महंगाई के खिलाफ कोई हंगामा किया? देश में जब 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रोजगार देखना बंद कर दिया तो कोई हंगामा खड़ा किया? जब भरोसा टूटता है, भरोसा कैसे टूटता है? किसान क्यों सड़क पर आए? किसान इसलिए सड़क पर आए कि किसानों को इन्होंने कहा था कि आपकी आमदनी हम दोगुनी कर देंगे। जब वो दुगनी ना करके किसानों की आमदनी घटाने का प्लान लेकर के आए, तब किसानों ने विरोध किया। ठीक उसी तरीके से ये नौजवानों को कहते आ रहे हैं कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। जब 2 करोड़ नौकरी इन्होंने नहीं दी और अभी कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे, और उस 10 लाख नौकरी में भी जो पहली अनाउंसमेंट की गई है उसको लेकर के ये पूरी तरीके से गंभीर नहीं है। और अनाउंसमेंट करने के साथ ही उसमें कई बदलाव किए जा चुके हैं। तो युवाओं को लगता है कि जैसे सभी समुदाय को अलग अलग तरीके से ठगा गया है, हमको भी ठगा जा रहा है, इसीलिए वो आक्रोश में सड़क पे आए हैं। जहां तक सवाल है विपक्ष का, तो मैं कहना चाहता हूं विपक्ष की कौन सुनता है? विपक्ष की अगर बात सुना जाता तो देश में भाजपा नहीं सरकार चला रही होती। और भाजपा के एक नेता ने जो कहा कि आप अग्निवीर बन जाइए, हम आपको अपने ऑफिस में गार्ड बनाएंगे, इससे यह बात पूरी तरह से साफ हो गई है और नौजवानों को यह लगने लगा है कि यह सरकार हमारे साथ छलावा कर रही है और सरकार से उनका जो भरोसा टूटा है, उनका जो दिल टूटा है, उनको लगता है कि हम प्रधानमंत्री के समर्थन में अपने फेसबुक और ट्विटर पे लिखे मैं भी चौकीदार। उनको क्या मालूम था कि भाजपा की नई योजना है तैयार, देश के नौजवानों को बनना पड़ेगा भाजपा ऑफिस में चौकीदार। इससे उनका दिल टूटा है। तो ये विपक्ष पे आरोप लगाना बंद करें, अपनी जिम्मेदारी समझें और देश के नौजवानों को प्रधानमंत्री संबोधित करके गोल गोल जिलेबी की तरह नहीं, सीधा सीधा बताएं
कि पुरानी भर्ती होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल, पुराना बैकलॉग भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा, जो सुविधाएं दी जाती थी आर्म फोर्सेस को वो सारी सुविधाएं मिलेंगी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि ये जो घोषणा कर रहे हैं ना उसमें भी लोचा है। लोचा कैसे, इसको समझ लीजिए। पहले 90 दिन की छुट्टी दी जाती थी, अब इन्होंने 30 दिन की छुट्टी की बात की है। और ये सारे सवाल जब विपक्ष के द्वारा उठाए गए हैं तब इन्होंने ये सुधार करना शुरू किया है। और मुझे लगता है कि विपक्ष की लोकतंत्र में ये जिम्मेवारी होती है कि सरकार के किसी गलत फैसले का विरोध करे। और एक बात और मैं बता देता हूँ, यह जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि विपक्ष हर बार सरकार के हर कदम का विरोध करता है, ये झूठ है, ये गलत है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब सरकार अनाज बांट रही है तो क्या विपक्ष ने इसका विरोध किया है? सरकार ने जब कहा कि उज्ज्वला योजना लाएंगे, गरीबों को सिलेंडर देंगे, तो क्या विपक्ष ने इसका विरोध किया है? आप अपने ही वादों से जब मुकर जाते हैं, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर दे करके गैस का दाम जब आप 1000 रुपए से बढ़ा देते हैं तब विपक्ष को आंदोलन में उतरना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम एक मजबूत विपक्ष चाहते हैं। तो मजबूत विपक्ष जब आप चाहते हैं तो मजबूत विपक्ष का लोकतंत्र में ये काम है कि जनता की परेशानियों को उठाए, लेकिन हमारा तरीका शांतिपूर्ण, सत्य और अहिंसा पे। बिल्कुल, ये आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष मजबूत भूमिका निभा रहा है। कन्हैया, जल्दी जल्दी में 2 सवाल आपसे ये भी पूछना चाह रही थी। जिस तरह से हमने ये सुना बीजेपी के एक नेता ने कि आप बीजेपी के कार्यालय में चौकीदार बनाएंगे, और वाकई वो जो बयान था बहुत आहत करने वाला था, अग्निवीर क्यों चौकीदार बनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आज जो कुछ बड़े उद्योगपति हैं वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि हाँ, हम एक प्रशिक्षित बल मिल जाएगा और इनको हम नौकरी देंगे। 3-4 के तो मैंने नाम पढ़े हैं, आप ट्वीट में देख सकते हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, जो ये उद्योगपति कह रहे हैं कि नहीं, इनको आगे लेंगे, नौकरी देंगे? इस संबंध में मैडम हम 2 बात कहना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि सिर्फ यही नहीं कहा कि हम भाजपा ऑफिस में चौकीदार बने। एक भाजपा नेता ने तो कमाल किया, उन्होंने कहा कि वहां से आने के बाद ये ड्राइवर बन सकते हैं, नाई बन सकते हैं, यहां तक बोल दिया है। तो ये लगातार सेना में जाने को लेकर के जो आम नौजवानों में एक धारणा होती है, उनका जो मनोबल हाई होता था, उस मनोबल को ये नीचे गिरा रहे हैं। और अगर आपको बीजेपी ऑफिस में चौकीदार चाहिए तो विजय वर्गीय जी का बेटा बहुत अच्छा बल्ला चलाता है, उसको चौकीदार रख लीजिए। मंत्री का बेटा बनेगा नेता, मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी, और देश के मजदूर किसान परिवार के बच्चों को आप सेना में भी जाने से रोकना चाहते हैं। ये दिक्कत की बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं इसको लेकर के कि कैसे झूठ बोला जा रहा है। अब तो बेरोजगारी के आंकड़े दिए नहीं जा रहे हैं। पहले जब आंकड़ा दिया जाता था तो एक आंकड़े के हिसाब से एक साल में 1,35,000 रोजगार पैदा हुआ। मैं अगर अग्निवीर योजना की ही बात कर लूं, अग्निपथ योजना की ही बात कर लूं, तो मान लीजिए कि ये हर साल 50,000 लोग अगर बहाल करेंगे तो आपको आने वाले 4 साल में ही लगभग 1.5 लाख लोग अपनी सेवा को वहां कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जब 1.5 लाख लोग वही सेवा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और पूरा रोजगार 1,35,000 पैदा हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जॉब मार्केट की हालत क्या है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि हमारे देश में 5.5 लाख इंजीनियर बनते हैं हर साल। लोग पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं, आईटीआई करते हैं, एमबीए करते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं। स्किल इंडिया के तहत जो है लोग कई सारे स्किल सीख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सच्चाई ये है कि यह सरकार रोजगार देने में विफल है, और इस सच्चाई को छुपाने के लिए तमाम तरीके के झूठ बोले जाते हैं। मैं कहता हूं कि सरकार को झूठ बोलना बंद करना चाहिए और नौजवानों के रोजगार के सवाल को गंभीरता से लेना। कन्हैया, एक आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाह रही थी, अब जिस तरह से प्रधानमंत्री ने रिफॉर्म की बात की और एक माने भी कि अगर हमारी सेना में रिफॉर्म ये हो रहा है, बदलाव की ओर है, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, रशिया, इजराइल, ये तमाम जो देश हैं, चाइना, ये तमाम देश जो हैं कुछ सालों के लिए जो ये पैटर्न जो ये सरकार ला रही है उसी तरह ये भी करते हैं। तो वो कहते हैं कि अब विदेश में देखो ये हो रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। अब पेंशन का अपना बैकलॉग बचाना चाह रहे होंगे, लेकिन अगर हम विदेशों से कुछ सीख कर अगर यहाँ ला रहे हैं तो उसमें प्रश्न क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बात अक्सर जो है अपने बचाव में इस्तेमाल किया जाता है। विपक्ष का ये जो आरोप है कि आप सच नहीं बोल रहे हैं, उसका कारण क्या है इनको समझना पड़ेगा। सरकार को जब अपनी कोई योजना का बचाव करना होता है तो वो विपक्ष का जो है विदेश का उदाहरण देते हैं, लेकिन जहां वो फेल होते हैं वो कहते हैं कि अमेरिका नहीं है, यूरोप नहीं है। एक बात हमको बुनियादी तौर पे समझनी पड़ेगी कि भारत में और पश्चिमी देशों में क्या फर्क है। भारत में लोग सेना में जाना चाहते हैं,
यूरोपीय देशों की हालत यह है कि बड़े बड़े फिल्म स्टार, फुटबॉल के स्टार, उनको प्रचार करना पड़ता है, उनको इंकरेज करना पड़ता है नौजवानों को सेना में भर्ती होने के लिए। पहली बात। दूसरी बात कि वहां पे जो बेसिक चीजें हैं, एजुकेशन, डिफेंस, उसमें बजट कटौती नहीं की जाती है, जबकि हमारे यहाँ कटौती की जाती है। और तीसरी बात, सरकार जो कह रही है कि रिफॉर्म करेंगे, उसमें एक सिंपल चीज आप समझ लीजिए मैडम, कि मेरे हाथ में प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम का निदान करेंगे, आप इसका इलाज करेंगे। सरकार रिफॉर्म के नाम पे हाथ में जो प्रॉब्लम उसको ठीक नहीं कर रही है, हाथ ही काट करके हटा रही है। आप इसको समझिए। आप अगर कोई रिफॉर्म लेकर के आते और जो पुरानी प्रक्रिया चल रही है उसको पूरी तरह से बंद नहीं करते तो इसमें सरकार की गंभीरता समझी जा सकती थी। यहां सरकार जो है बड़ी चालाकी से पुरानी प्रक्रिया को बंद करना चाहती है और नई प्रक्रिया जिसमें रोजगार कम किए जाएंगे, जिसमें इंटेक कम किया जाएगा और एवरेज एज घटाने के नाम पे आर्म फोर्सेस की संख्या कम की जाएगी, उसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। करना है आपको बजट कटौती, करना है आपको पेंशन में कटौती, करना है आपको टीएडीए में कटौती, और आप उदाहरण दे रहे हैं अमेरिका और इजराइल का। अरे अमेरिका और इजराइल के स्थिति में अगर हम हैं तो अमेरिका और इजराइल हमसे टेक्नोलॉजी खरीद रही होती ना। टेक्नोलॉजी हम खरीद रहे हैं अमेरिका और इजराइल से। इसका मतलब स्थिति यह है कि हम अपने आर्म फोर्सेस का जो फिजिकल नंबर है वो हमारे लिए गर्व की बात है, वो हमारा स्ट्रेंथ है। हम दूसरे का नकल करेंगे, नकलची बंदर बनेंगे तो उसका नुकसान हमको उठाना पड़ सकता है। और भारत देश में ऐसा संकट नहीं आया है कि भारत के नौजवान आर्म फोर्सेस में जाकर के बलिदान नहीं देना चाहते। अच्छा कन्हैया, आखिरी सवाल मैं आपसे आखिरी सवाल ही पूछना चाहती हूँ, क्या जो अगर विपक्ष मजबूत हो तो अच्छा ही है, लेकिन क्या विपक्ष की एकजुटता में आपको कमी नजर आती है? अभी राष्ट्रपति चुनाव भी होने वाले हैं, कुछ दल मीटिंग में आते हैं, कुछ दल नहीं आते। अभी तक एक नाम भी राष्ट्रपति के लिए पद के लिए कौन हो उस पर कोई नाम नहीं आ सका है। आपको लगता है विपक्ष, अगर आपको सरकार को चुनौती भी देनी है विपक्ष को, तो जो सरकार को चुनौती देनी है तो विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा? देखिए, मेरा मानना है कि ये समय है कि हम मिनिमम अंडरस्टैंडिंग पे मैक्सिमम यूनिटी को फॉर्म करने की कोशिश करें। दिस इज नीड ऑफ आवर। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में अलग अलग पार्टियां हैं और आज जिस तरीके से राजनीति में डराने का एक खेल चल रहा है, ईडी, सीबीआई, तो बहुत सारे जो नेता हैं, बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं, उनकी अपनी सीमाएं हैं। लेकिन जहां तक हमारी पार्टी का सिर्फ सवाल है, ये ईडी ले आए, सीबीआई ले आए, ये कुछ भी कर लें, देश हित में, संविधान की रक्षा के लिए, सबके रोजी रोटी कपड़ा मकान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम लड़ेंगे। और हम चाहेंगे कि बाकी दल भी हमारे साथ जुड़ें और लड़ें। और कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, आप जानते हैं कि जो मीटिंग बुलाई गई उसमें कांग्रेस पार्टी शामिल हुई और कहा कि आप लोग अगर आपस में तय करेंगे तो हम लोग उसके साथ रहेंगे। मसला, मैं विपक्ष की जो मजबूती की बात कर रहा था वो इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा था कि प्रधानमंत्री ने ऐसा स्टेटमेंट किया कि हमको मजबूत विपक्ष चाहिए और लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए। और विपक्ष जब अपनी भूमिका निभाता है तो ये अपने खरीदे हुए टीवी मीडिया से कहते हैं कि विपक्ष देश को भड़का रहा है। तो दरअसल ये एक तरफ विपक्ष को कमजोर करते हैं, विपक्ष को बदनाम करते हैं, विपक्ष को डराते हैं ईडी और सीबीआई से, और दूसरी तरफ मंच पे आकर के लोकतांत्रिक होने का नाटक करते हैं। हरिशंकर प्रसाद जी का वो आपने कहानी पढ़ा होगा, एक व्यंग पढ़ा होगा, भेड़ और भेड़िया। हमको भेड़ की शक्ल में भेड़िया को पहचानना पड़ेगा, वरना ये लोकतंत्र को तमाशा बनेगा। कन्हैया, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं जो विपक्ष है एकजुट हो, अगर मजबूत बनना है एकजुट होना है। और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो ये थे कन्हैया कुमार, एक कांग्रेस के युवा नेता, जिन्होंने अपनी जो तमाम राय है इस अग्निवीरों को लेकर हमारे साथ साझा की है। बहरहाल देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे आदिवासियों की। मध्य प्रदेश में आदिवासी क्यों दे रहे हैं धरना, देश की बात में आपको आगे बताएंगे।
और बात अब मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 5 गांव के आदिवासी 2 महीने से धरने पर बैठे हैं, लेकिन वन विभाग और राजस्व विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उनसे बात करने नहीं पहुंचा है। और इस मामले में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इन आदिवासियों की मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो वे खुद आदिवासियों के साथ तब तक धरने पर बैठेंगे जब तक पीड़ित आदिवासियों को न्याय नहीं मिलता। संगीत में, नृत्य में जो शब्द कहे गए हैं वो जीवन का उत्तम तत्व ज्ञान जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले मेरे आदिवासी भाई बहनों ने आत्मसात किया। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 1,53,00,000 से ज्यादा है। विधानसभा में 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 2013 में 31 सीटें बीजेपी ने जीती, लेकिन 2018 में 16 पर सिमट गई। ऐसे में आदिवासियों को रिझाने सरकार हर उपाय कर रही है, लेकिन सुर्खियों से अलग एक और तस्वीर है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के लिए रोरी घाट, नया खेड़ा, अंजन ढाणा, जामुन ढोका, नानकोट जैसे गांवों का विस्थापन हुआ, लेकिन 175 परिवारों में 60 का कहना है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला। उनका जबरन विस्थापन किया गया। विस्थापन नीति के मुताबिक न जमीन दी गई और न मुआवजा। ऐसे में अपनी मांगों को लेकर ये आदिवासी धरने पर बैठे हैं। हमारा विकल्प 2 का फार्म भरा था और विकल्प 1 की राशि प्राप्त हुआ हमें। हम तो 2 हेक्टेयर भूमि चाहते हैं। अभी भी मांग रहा, पुराने गांव से मांगते मांगते अभी तक मांग रहा। कुछ रोजगार रहता तो हम करते रहता, उसमें हमारे बाल बच्चे थोड़ा बहुत पका लेता, खाता, तो ऐसा धरना नहीं रखता हूँ। हमारे पास कुछ नहीं बचा तो हमने धरना डाल लिया। वन विभाग की नीति के अनुसार विस्थापन के लिए इन गांव वालों को 2 विकल्प दिए गए थे। पहले विकल्प में एक परिवार को 10 लाख रुपए नकद और दूसरे में 2 हेक्टेयर जमीन और 2.5 लाख रुपए देने का प्रावधान था, लेकिन कई लोगों का आरोप है कि 9 साल बाद उन्हें दस्तावेज की प्रति मिली। जिन लोगों ने विकल्प 2 का चयन किया था उन्हें पहले विकल्प के पैसे दे दिए गए बिना मांगे। कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्हें मुआवजा तक नहीं मिला। एक योजना में एक ही बार लाभ मिलेगा, जो हमने वो लाभ दे चुके हैं। अब क्या हो सकता है आदिवासियों के लिए? नहीं, हम तो जो हमारा जो विस्थापित ग्रामीणों से यही निवेदन कर रहे हैं कि जो योजना के अनुसार उनको लाभ दिया गया। बाकी हम ये प्रोग्राम भी चलाते हैं कि जो हमारा बफर में विस्थापित ग्रामीणों को विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण के माध्यम से इनका रोजगार उपलब्ध कराने का उसका प्रयास हम पूरा बफर एरिया में भी विस्थापित गाँवों में कर रहे हैं। 200 आदिवासी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी इस मामले में सरकार को खत लिखा है। धूप में, पानी में वे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि प्रशासन ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि वन विभाग और राजस्व विभाग के लोग भी वहां नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों से हम उम्मीद भी नहीं करते। आदिवासियों के हक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ती रही है, आगे भी लड़ेगी। मैं माननीय शिवराज सिंह जी को पत्र लिख रहा हूं कि इन विस्थापितों का पुनर्वास अच्छे ढंग से करें और जो इनको वादे किए थे वो निभाएं। अगर नहीं होगा तो मुझे भी इस धरने में जाकर शामिल होना पड़ेगा। मौजूदा दौर की सियासत की सुर्खियों में संख्या की बड़ी अहमियत है। जैसे करोड़ों की योजना, करोड़ों लाभार्थी, लेकिन अगर किसी योजना में कोई विसंगति आ जाए और लाभार्थी उंगलियों पर गिने जाएं तो उनकी तकलीफ कोई नहीं सुनता। सरकार और प्रशासन भी भरसक उसे ढांकने की ही कोशिश करते हैं, जैसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के ये विस्थापित आदिवासी। नर्मदापुरम में अपने सहयोगी संजय दुबे और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और देश की बात में आगे जानेंगे कि दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर जो 23 जून को उपचुनाव हो रहा है, कैसी है वहां की रौनक।
और अब बात दिल्ली की चुनावी सरगर्मी की। दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर 23 जून को उपचुनाव होना है, जिसके लिए सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और विपक्ष की पार्टी बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। जानते हैं जो उम्मीदवार हैं किस नाम पर वोट मांग रहे हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का राजेंद्र नगर विधानसभा में अपने पार्टी उम्मीदवार के लिए रोड शो। केजरीवाल ने इस एक विधानसभा उपचुनाव में 3 रोड शो किए और पार्टी उम्मीदवार को जिताने की अपील की। आपको काम करने वाला विधायक चाहिए तो झाड़ू पे बटन दबा देना। अगर आपको लड़ाई झगड़ा करने वाला विधायक चाहिए तो कमल पे बटन दबा देना। हमारे बीच में हम सबके प्रिय मनोज तिवारी जी। जोर बीजेपी ने भी लगाया हुआ है। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रचार में जुटे हुए हैं। सब लोग से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहते हैं, जो व्यक्ति बार बार धोखा दे उसको सजा देना चाहिए ना? जो व्यक्ति बार बार कह के पलट जाए उसको सजा देना चाहिए? जो व्यक्ति सरेआम झूठ बोले उसको सजा देना चाहिए? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक को अपना उम्मीदवार बनाया है। दुर्गेश पाठक अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं और आम आदमी पार्टी संगठन में बेहद अहम स्थान रखते हैं। 2015 से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, राजेंद्र नगर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम हुआ है। यहाँ के आप स्कूलों के हालात देख लें, आज शानदार स्कूल बने, मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, पानी की पाइपलाइन हर एक गली तक पहुंच गई, सीवर सिस्टम हर गली तक पहुंच रहा है। तो पिछले 5-6 सालों में ज़बरदस्त तरीके से काम हुए हैं और लोग अरविंद केजरीवाल जी के कामों से खुश हैं, लोग यहाँ के विधायक के कामों से खुश हैं और लोग ये चाहते हैं कि ये सारे जो काम हैं ये आगे कंटिन्यू रहें। जिंदगी की जगह मुझे क्योंकि अपना बेटा मानती है, अपने सुख दुख का साथी मानती है। एक तो वोट देने का सबसे बड़ा कार्य मुझे ये है कि मेरे विरोध में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है वो राहुल नगर का भगोड़ा है और यहाँ का वोटर भी नहीं है। और दूसरा, मैंने जो निगम पार्षद रहते हुए अपने 5 साल में काम कराए, उसका जो प्रभाव ना केवल क्षेत्र में बल्कि पूरे, मैं जोन चेयरमैन भी रहा, मैं प्रॉपर्टीज कमेटी का चेयरमैन भी रहा, उसके नाते मैंने जो काम किए वो मेरी वार्ड से बाहर के लोगों को प्रभावित करते हैं। आप उम्मीदवार केजरीवाल के नाम काम पर वोट मांग रहे हैं तो बीजेपी उम्मीदवार स्थानीयता के नाम पर स्थानीय प्रत्याशी राजेश भाटिया को चुनो। बीजेपी उम्मीदवार राजेश भाटिया दिल्ली बीजेपी के महासचिव रह चुके हैं और राजेंद्र नगर से पार्षद भी। दिल्ली में जहां तक उपचुनाव का सवाल है तो 2017 में 2 विधानसभा सीटों पर दिल्ली में उपचुनाव हुए। अप्रैल 2017 में रजौरी गार्डन सीट पर जो उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने सीट आम आदमी पार्टी से छीन ली, जबकि अगस्त 2017 में जब बवाना विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी ने अपनी सीट बरकरार रखी। हालांकि यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि 2017 में आम आदमी पार्टी पंजाब हार कर आई थी और उसका मनोबल कमजोर था, जबकि अब 2022 में आम आदमी पार्टी पंजाब जीत कर आई है तो उसका मनोबल मजबूत है। कहने का मतलब यह है कि हर चुनाव अलग होता है, इसीलिए चुनाव होता है। अगर सब कुछ पहले से ही तय हो जाए तो फिर चुनाव क्या करवाना। राजेंद्र नगर दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी एजे जोसेफ के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो बात अब हिमाचल प्रदेश की सोलन के पास परवाणु में केबल कार में फंसे सब लोग बचा लिए गए हैं। आपको बता दें 11 लोग कई घंटे तक केबल कार की ट्रॉली में फंसे रहे। ये लोग केबल कार में खराबी जो होती है उसकी वजह से यहाँ पर फंस गए थे, लेकिन इन्हें बाद में सुरक्षित निकाल लिया गया।
तो इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।